प्यारे विद्यार्थियों, एविडेंस एक्ट का नया सेक्शन आज हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन 19 और 20। पिछले व्याख्यान में हमने एडमिशन को जाना था। एडमिशन और कॉन्फेशन पर विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने किया था। आज सेक्शन 19 और 20। सेक्शन 19 और 20 जो सेक्शन 18 में बताए गए हैं, सेक्शन 18 का एक्सेप्शन। सेक्शन 18 में निष्कर्ष के तौर पर ये बताया गया, जो बता रहा हूं, सेक्शन 18 का निष्कर्ष यही है कि ऐसे व्यक्तियों यानी थर्ड पर्सन्स जो पार्टीज टू द प्रोसीडिंग नहीं है, उनका एडमिशन, उनका वक्तव्य, उनका स्टेटमेंट इनएडमिसिबल होगा, यानी कि अप्रासंगिक होगा। उनकी गवाही दर्ज ना की जाएगी, एडमिट नहीं किया जाएगा उनके कथन को। पक्षकारों के लिए उनके वक्तव्य को पक्षकारों के लिए इस्तेमाल ना किया जाएगा, या पक्षकारों के खिलाफ उनके वक्तव्य को एडमिसिबल नहीं माना जाएगा, यानी स्वीकार करने योग्य नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 18 का सार है, यानी कि थर्ड पर्सन्स के स्टेटमेंट को इनएडमिसिबल कहता है एविडेंस एक्ट सेक्शन 18 के हिसाब से। पक्षकारों के खिलाफ, जो पक्षकार हैं किसी मुकदमे के। लेकिन सेक्शन 19 और सेक्शन 20 एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल लेट डाउन इन सेक्शन 18, यानी कि सेक्शन 19 और सेक्शन 20 जो है वह अपवाद है नियम 18 का। नियम 18 में सब थर्ड पर्सन के स्टेटमेंट को इनएडमिसिबल कह दिया। सेक्शन 19 और 20 कहता है कि नहीं, थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट भी एडमिसिबल होता है अगर वो प्रासंगिक है। सेक्शन 18 कहता है अगर प्रासंगिक नहीं भी है तब भी नहीं इनएडमिसिबल होगा, तब भी आप एडमिट नहीं कर सकते हैं इसके बयान को। लेकिन सेक्शन 19 और 20 दोनों को रिलेटेड है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। जो बातें बताई गई है सेक्शन 18 में कि थर्ड पर्सन के एडमिशन को इनएडमिसिबल माना जाए, यहां नहीं कहता है नहीं, थर्ड पर्सन का एडमिशन, थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा। उनका वक्तव्य, उनका कथन एडमिसिबल होगा अगर वो प्रासंगिक होता है। पहले सेक्शन 19 देखिए। Admissions by persons whose position must be proved as against party to suit. Statements made by persons whose position or liability it is necessary to prove as against any party to suit are admissions. If such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें कुछ अधिकृत किया गया है करने के लिए, कोई काम करने के लिए अधिकृत किया गया है, वैसे इसको समझिए। इस एविडेंस एक्ट के इस कठिन ट्विस्ट लैंग्वेज को, भाषा को अब सरल शब्दों में समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम के लिए अधिकृत किया गया है, कहीं उसको कहा गया कि जाइए कुछ काम कर दीजिए, वो जाता है वो काम करने के लिए और उसको डिनाई करता है कि नहीं, उनका कोई काम नहीं है, जो उसको अधिकृत किया है, जिसके पास कल हो के वो जिसके पास गया है वही आके कहता है कि काम तो है, काम तो उनका था, लेकिन उनका कोई आदमी आया नहीं, या कोई काम उनके द्वारा कोई संपादित नहीं किया गया, तो
उसका स्टेटमेंट यानी जिसके पास उसको भेजा गया उसका स्टेटमेंट प्रासंगिक होगा और वो खिलाफ में इस्तेमाल होगा किसके, जिसको इंटरेस्ट किया गया है। अब ऐसे इसको समझिए कि उदाहरण के द्वारा मैं किसी व्यक्ति को किराया लाने के लिए, जो उदाहरण भी यहाँ दिया है उसी को मैं सरल ढंग से समझा रहा हूं, किराया लाने के लिए एक अपने किराएदार के यहाँ, अपने टेनेंट के यहाँ भेजता हूं। वह जाता है और किराया नहीं लाता है, कहता है कि उनका आपका कोई किराया उसके पास नहीं है। मैं उसको मुकदमा कर देता हूं। अब टेनेंट ही, किराएदार ही आता है और कहता है हाँ लैंडलॉर्ड का तो किराया है मेरे पास। तब उस व्यक्ति का यानी टेनेंट का स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा किसके खिलाफ, उस जिसको मैंने इंटरेस्ट किया है अपने व्यक्ति को, अपने आदमी को कि जाइए वहां से किराया आप वसूल के ले आइए, उसके खिलाफ जो मैंने मुकदमा किया है उसमें उस टेनेंट का बयान दर्ज कराया जाएगा और वो प्रासंगिक होगा और उस जिसको मैंने इंटरेस्ट किया उस व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। यानी यहां अब 18 से इसको कोरिलेट कीजिए, सेक्शन 18 से इसको मिलाइए। वो थर्ड पर्सन कौन है, जो थर्ड पर्सन की बात आई है सेक्शन 18 में, थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा, वो थर्ड पर्सन यही टेनेंट है। यहां सेक्शन 19 में वो थर्ड पर्सन यही टेनेंट है जो आके कहता है कि उनका बयान, वो व्यक्ति आया था मेरे पास, किराया हमने दे भी दिया या किराया कहा कि मैंने बाद में दूंगा, जो भी उन लोगों के बीच में वार्तालाप हुई, तब मुझे मुकदमा करना पड़ा। तो वो थर्ड पर्सन जिसकी चर्चा बार बार सेक्शन 18 में की गई, वही थर्ड पर्सन यहां वो व्यक्ति, वो टेनेंट है। अब आइए सेक्शन 20 की तरफ लोग बढ़े। सेक्शन 19 और 20 को रिलेटेड है, बार बार मैं बता रहा हूं। सेक्शन 20 में आइए, एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, statements made by persons to whom a party to the suit has expressly referred for information reference to a matter in dispute are admissions. कोई पक्षकार किसी मुकदमे का है, वो किसी बातों के लिए किसी तीसरे पक्ष को कहता है कि उससे जाके पूछिए आप, तो उस तीसरे पक्ष का बयान प्रासंगिक होगा। यहां बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है इस इलस्ट्रेशन में, देखिए। द क्वेश्चन इज वेदर ए हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड, यानी क्वेश्चन है, ये तथ्य है कि क्या एक घोड़ा ए के द्वारा जो बेचा गया है बी को, वह साउंड है, स्वस्थ है। अब ए सेज टू बी, अगर बी चूंकि बायर है, बायर तो आप जानते हैं बायर हर प्रश्न करता है सेलर से। अगर बायर ने कोई सवाल किया ए से, क्या ये साउंड है खरीदने के पहले, तो ए कह देगा, A says to B, go and ask C. जाओ सी से पूछो, तीसरे व्यक्ति से पूछो तो साउंड है कि नहीं। अरे आप बेचने वाले, आप इसके मालिक हैं, आप इसको बेच रहे हैं, आप उसको नहीं जानते हैं कि साउंड है या नहीं है। तीसरे व्यक्ति के पास जाएगा खरीदार, हम कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, वैसे इसको समझिए, हम कोई प्रॉपर्टी, यहाँ इसको पूरा कर लें। सी नोज ऑल अबाउट इट, सी इसके बारे में पूरा जानता है। C's statements is an admission. अब C जो आके बोलेगा कि हाँ भाई साउंड है, वो एडमिशन माना जाएगा, वो एडमिसिबल होगा। यहाँ थर्ड पर्सन कौन है, वो C।
अब जो मैं उदाहरण बता रहा था, अब मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, बायर में अगर हम सेलर हैं, वेंडर हैं, हम बेच रहे हैं किसी को। अब बायर हमसे पूछता है कोई सवाल, प्रॉपर्टी के सवाल जो आप पढ़े हैं, सेक्शन 54 सेल जो है, सेक्शन 55 राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर, टीपी एक्ट। एक एक्ट दूसरे से रिलेटेड है, हमेशा याद रखिए, मैं कई बार अपने व्याख्यान में बता चुका हूँ। सेक्शन 55 जो कहता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर, सेलर को हर चीज बताना है अपने प्रॉपर्टी से संबंधित, बायर को हर सवाल करना है आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित, आपके टाइटल से संबंधित, प्रॉपर्टी मतलब टाइटल से संबंधित। अब बायर कोई सवाल पूछ रहा है तो मैं कहूँ कि नहीं, जाइए आराम से पूछिए, जो थर्ड पर्सन है वो मेरे टाइटल के बारे में बताएगा, मेरा टाइटल है या नहीं। अजीब सवाल, अजीब जवाब है आपका। वो पूछ रहा है आपसे, आप उसको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, वो खरीदार है, अपना लाखों लाख करोड़ रुपया आप लगा रहा है, और आप कह दीजिए कि नहीं, जाइए थर्ड पर्सन से पूछिए, तो क्यों आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगा? तो वही उसका थर्ड पर्सन आके जो यहाँ बोलेगा, और मान लीजिए राम आके बोला ही, अगर कल होके इससे संबंधित, टाइटल से संबंधित कोई मुकदमा हुआ, मान लीजिए राम आके बोला ही कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी है उनकी, टाइटल है उनका। अब कोई मुकदमा कल होके होता है तो उसमें राम का स्टेटमेंट जो होगा, बयान दर्ज कराएगा, स्टेटमेंट जो होगा वो एडमिसिबल होगा। सेक्शन 20 को अब इस तरह से समझिए। तो सेक्शन 19 और 20 exceptions to the general rule laid down in section 18. इसको कुछ केस लॉ के द्वारा आप समझने का प्रयास करें, जिसमें सेक्शन 19, किस केस लॉ में सेक्शन 19 और 20 के डिफरेंस को बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से, वो आप नोट करें। मैं बताता हूं। भोगीलाल चुन्नीलाल पांड्या वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1959, सुप्रीम कोर्ट 356। एक बार पुनः नोट करें। भोगीलाल चुन्नीलाल पांड्या वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1959, सुप्रीम कोर्ट 356। एक और महत्वपूर्ण मुकदमा, ये सुप्रीम कोर्ट का ही है। हीराचंद कोठारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट 998। हीराचंद कोठारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1985, सुप्रीम कोर्ट 998। एक और मुकदमा हाल का है, थोड़ा सा नया जैसा है। KM सिंह वर्सेस सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, AIR 1992, सुप्रीम कोर्ट 1356। KM सिंह वर्सेस सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, AIR 1992, सुप्रीम कोर्ट 1356। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण मुकदमे हैं जो मैंने आपको बताया। सेक्शन 19 और 20 को के डिफरेंस को बताता हुआ ये बहुत अच्छा मुकदमा है, पढ़ने का प्रयास करें। आज का व्याख्यान मेरा इतना ही सेक्शन 19 और 20 पर। हमारा अगला व्याख्यान एविडेंस एक्ट पर सेक्शन 24, 25 और 26 पर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।